स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th की बात करने वाला हूं। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 10th की बात करने वाला हूं जो मैथ के छात्र हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस समय हमारी पढ़ाई चल रही है वो ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है। सभी स्कूल्स बंद चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मैं आपकी मैथ्स का जो है सिलेबस लेके आया हूँ। सिलेबस के बारे में हम बाद में ही जानकारी ले लेंगे, क्योंकि आप चैप्टर तो जानते हो, कोई भी हमें शुरुआत करनी होती है तो पहले ही चैप्टर से करनी होती है। उस तरह की ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं जो है अपने पहले अध्याय यानी कि पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की बात करूँगा। वास्तविक संख्याएँ, पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, या संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे जो है हमने कोई नंबर लिख दिया, 4 लिख दिया, ये 1 डिजिट का है, ये एक संख्या कहेंगे, ठीक है। यदि हम कॉमा लगा देंगे, यदि हम जैसे मान लो ये 4 लिखा, ठीक है, 4 है तो एक संख्या है। हम कॉमा लगा के कोई नंबर लिख देंगे तो वो 4 और 3 पढ़ा जाएगा। यदि हम कॉमा नहीं लगाएंगे, पूरा एक साथ लिख देंगे तो ये एक संख्या बन जाएगी, जिससे हम जो है 43 या 43 पढ़ेंगे। तो ऐसे करके संख्याएं बनती है। ज़्यादा चर्चा हम बेसिक में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जो है सिलेबस भी कवर करना है, क्योंकि बहुत देरी भी हो चुकी है। इसलिए मैं मेन टॉपिक में आकर के बात करूँगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्राकृत संख्याओं की। इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। तो मैं केवल आसान भाषा में आपको इसकी परिभाषा बताऊंगा कि सभी गिनी जाने वाली संख्याएं, सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डेड करके सभी धनात्मक संख्याएं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सभी गिनी जाने वाली संख्याएं? क्योंकि जैसे किसी चीज़ की संख्या हम जो है गिनेंगे कि कितनी है, जैसे हम 6 पेड़ के बारे में बात करेंगे तो 6 पेड़ कहेंगे, ना कि माइनस का 6 पेड़। इसीलिए यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक नहीं लगा रहे हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। दूसरी संख्या की बात करते हैं हम कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे देखो, नेचुरल संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। कई जगह लिखा होता है n, तो वो नेचुरल संख्याओं के लिए होता है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। किसकी बात करेंगे? पूर्ण संख्याओं के लिए। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अब इसकी आसान भाषा में परिभाषा सुनिए। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 हमने जोड़ दिया, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं डैश करके सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। तीसरी संख्या की बात करते हैं हम। तीसरी मुख्य संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक। अब देखिए, पूर्णांक संख्याएं, हमने पूर्ण संख्याओं की बात कर ली, अब पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। एक चीज़ और, इन सभी संख्याओं को नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा, क्योंकि अभी और चीज़ बताने के लिए इसे हम इरेज कर देंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारे क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। आप देख रहे हो कि ऊपर मैंने यही लिखा हुआ है कि 0, 1, 2, 3 डैश करके सभी संख्याएं।
फिर 0 1 2 3 4 5 डैश डैश करके सभी संख्या। ध्यान से सुनिएगा, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यदि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्णांक बन जाती है। जैसे अब 0 के पहले क्या होता है, -1 -2 -3 इधर डैश डैश करके माइनस इन्फिनाइट, इधर डैश डैश करके प्लस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी कि जहाँ तक संख्याएं जा सकती हैं। तो फिर से इनकी बात करते हैं। पहली हमने प्राकृत संख्या की बात की, दूसरी हमने पूर्ण संख्याओं की बात की, तीसरी हमने पूर्णांक संख्याओं की बात की। अब बात करते हैं कि ये इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। जो हमारी माइनस वाली संख्याएं होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। या नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं हम इनको। फिर जो धनात्मक वाली संख्याएं होती हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसे कुछ इस तरीके प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी कभी हमसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है या सही गलत में क्वेश्चन पूछ लेता है या भरने वाली संख्या में पूछ लेता है रिक्त स्थानों में कि 0 कैसी संख्या है। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा 0 क्या ऋणात्मक पूर्ण संख्या है या धनात्मक पूर्ण संख्या है। तो ध्यान रखिएगा 0 पूर्णांक तो है लेकिन ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अगली संख्या के। उम्मीद करते हैं ये सभी तीनों नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। इनको नोट भी करते जाइएगा फेयर कॉपी में। आइए अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या क्या है हमारी? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। चौथा नंबर परिमेय संख्या। आइए बात करते हैं परिमेय संख्या की। इसे इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। आसान भाषा में जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें या लिख सकें वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा Q नॉट इक्वल 0, Q कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q 0 हो जाएगा तो नीचे 0 होने का मतलब है पूरी संख्या इन्फिनाइट में बदल जाएगी, और इन्फिनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी कि जिसकी कोई परिभाषा ना हो। एक बार फिर से मैं परिमेय संख्याओं की बात करूंगा। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर में अगर हम A/B भी लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम A/B के रूप में लिख सकते हैं उन्हें भी परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ जो है B नॉट इक्वल 0, B कभी भी 0 ना हो, यानी कि हर वाली संख्या हमारी 0 ना। आइए एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 2/3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। -3/2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। -3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इस संख्या के नीचे एक क्या है हमारा? छुपा हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवी अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे? अपरिमेय संख्याओं की या संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? या इर्रेशनल नंबर। हम बात करते हैं मुख्य रूप से अपरिमेय संख्याओं की। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषाओं को नोट करते जाइएगा मेरे साथ कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखते हैं वो संख्याएं कौन सी हैं। जैसे हम कहते हैं रूट वाली संख्याएं, √2,
√3 √7 या हम कहते हैं पाई, या क्या कहते हैं पाई। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7। तो आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि पाई का एग्जैक्टली मान जो है 22/7 नहीं होता है, 22/7 के भागफल के बराबर होता है। जैसे 22/7 के यदि आप भाग दोगे तो 3.14 और पाई का मान भी 3.14 के समथिंग माना जाता है। इसलिए इन दोनों संख्याओं को इक्वल रखने के लिए इसका मान 22/7 लिख दिया जाता है। क्यों लिखते हैं? आप 22/7 ना लेकर के कोई और संख्या जिसका भागफल 3/14 हो और उसे आप पाई के स्थान पर रख देंगे तो आपका सवाल हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं माना जाएगा। इस तरीके में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक बार फिर से अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख सकें अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 √3 √7 और पाई। आइए बात करते हैं आगे। ये तो रहा अब बेसिक आपका। अब मेन बात करते हैं इस वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसकी हम वास्तविकता में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम वास्तविकता में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा वास्तविक संख्या होती है या रियल नंबर जिसे हम कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ सरल शब्दों में। तो देखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या है परिभाषा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आप ये डाउट रहेगा आपको कि अब पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं ये सब कहाँ गई? तो आपको बता दें कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, अपूर्ण पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, जीरो को छोड़ करके -3 लिखो आप, चाहे +3 लिखो, ये प्राकृतिक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन है ये भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1। तो वो सभी कलेक्शन किसका हो गया? परिमेय संख्याओं का। ये अकेले किसका हो गया? अपरिमेय संख्याओं को। इनके समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिभाषा कोई बहुत बड़ी नहीं है कि आप याद ना कर पाओ। आपको याद नहीं, रटना नहीं है, समझना है, केवल शब्दों का खेल है केवल यहाँ पे। फिर से एक बार समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए मुख्य रूप से अपने अब सिलेबस की ओर की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन अब जो जिससे हमारे प्रश्नावली के सवाल हल होंगे उसकी हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। किसकी बात करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को हम इंग्लिश में लेमा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बात करते हैं कि ये प्रमेयिका क्या होती है। बात करते हैं प्रमेयिका। सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड कौन? यूक्लिड तो जिन्होंने बनाया था उनका नाम था विभाजन आप जानते हो, डिवीजन कहते हैं। चर्चा करते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होती है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है कि प्रमेयिका एक सिद्ध, पहले से ही सिद्ध कथन होता है। ध्यान से बात समझिएगा कि हम आगे अपने रेखागणित के पोर्शन में जो है प्रमेय पढ़ेंगे, निर्मेय पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रमेय होती क्या है। लेकिन आपको यहाँ पे शब्द से मतलब है प्रमेय, यानी कि प्रमेयिका एक ऐसा सिद्ध कथन होता है जिसको जो है अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब बात करते हैं आगे कि इसको
हल कैसे करेंगे, इससे सवाल कैसे हल होंगे, तो उसकी बात करते हैं। जैसे हम दो संख्याएं ले लें, जैसे हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लें। कैसी संख्याएं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। आइए बात करते हैं। जैसे आपने कह दिया हमने 21 लिया और 5 लिया। क्या लिया? 21 लिया और 5 लिया। अब आप जानते हो इनमें से कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, तो हम इसमें एक जो है ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ग्रेटर देन का क्या लगा देंगे? साइन। अब आप जान रहे हो कि 21 5 से बड़ा है। जब भी आप भाग विधि करते हो, भाग देते हो, तो क्या करते हो? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हो। तो हम वही क्रिया करने जा रहे हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? भाग देने। 5 को 20। क्या आया आपका? शेषफल 1 आया। कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो या तो शेषफल हमारा शून्य आता है या तो शून्य से बड़ा आता है। तो एक चीज़ का इससे ये पता चला कि हमेशा हमको ये ध्यान देना है कि कभी भी हमारा जो शेषफल होगा वो शून्य से छोटा नहीं होगा। आइए बात करते हैं। इससे एक फार्मूला निकल के आएगा, सूत्र निकलेगा। वो सूत्र कैसा होगा, बात करते हैं। जैसे हम ये अपनी भाज्य वाली संख्या है, इसे कहते हैं भाज्य। भाज्य वाली संख्याओं को हम पहले लिख दें। भाज्य वाली संख्याओं को हम पहले लिख दें, बराबर लगा दें। और जो इसे कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं? ये हमारा भाज्य होता है, ये इसे भाजक कहते हैं। देखो बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। होता क्या है? इसे इंग्लिश में हम लेमा कहते हैं। प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे हमने दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ली 21 और 5। हम जानते हैं 5 से 21 क्या है? बड़ा है। तो हम हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 21 का जैसे हमने 5 से भाग दिया, 5 को 20, 20 1 आया शेषफल। ये वाली संख्या हमारी भाज्य होती है, ये वाली भाजक होती है, और ये जो होता है भागफल होता है, और ये क्या होता है? शेषफल। तो अब हम बात करते हैं फार्मूला क्या बनेगा। 21 बराबर, जैसे मान लो कि हमारा भाजक है तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या फार्मूला बना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये तो हमने अभी संख्याएं ली थी। बात करते हैं जैसे हम जो है दो ऐसी संख्याएं लें जो हमें सिर्फ ऐसे ही पता हो, नंबर्स ना हो, ABCD में हो। तो जैसे हमने मान लो A और B लिया। A और B क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जैसे हम कहते हैं A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, तो हम B से A में क्या देंगे? भाग देंगे। A में भाग देंगे तो कुछ हमारा भागफल आएगा जिसे हम इंग्लिश में क्वांटिएंट कहते हैं, तो उसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा शेषफल होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं, तो उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी हम B का A में भाग देंगे तो कुछ हमारा भागफल आएगा, कुछ हमारा शेषफल आएगा। तो बात करते हैं कि इसका मेन मकसद क्या है बताने का। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ज्ञात किया था। इसका मतलब एक चीज़ और बता दें कि जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल 1, ग्रेटर देन इक्वल 1 यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो 0 क्या है? 1 के, यानी कि जो हमारा यहाँ पे 1 क्या है? हमारा शेषफल। शेषफल के बराबर होगा या बड़ा होगा। 0, फिर से बात समझिए, जो हमारा शेषफल होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, अर्थात ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती। फिर जो हमारा शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा? छोटा होगा।
यहाँ पर ये कथन निकल के आ रहा है। उसी माध्यम से हम अब इस कथन की बात करेंगे कि जैसे a बड़ा है b से, तो b से हमने a से भाग दिया, तो हमारा जो भागफल है वो क्यों आया और शेषफल क्या आया, r आया। शेषफल क्या आया, r आया। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है इसको देखते हुए कि a बराबर b यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसे हम a बराबर b क्यों प्लस r भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, a बराबर b क्यों प्लस r पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसको लिखना चाहें, जो हम लिखने का सही तात्पर्य बता रहे थे आपको कि 0 लेस देन इक्वल r। r क्या होगा, 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। फिर से बात सुनिए, r हमारा 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और r जो है भाजक यानी कि b से हमेशा छोटा होगा। आप जानते हो जब हमारा शेषफल भाजक से छोटा होता है तभी हम भाग की प्रक्रिया को बंद करते हैं या करना बंद कर देते हैं। जब तक हमारा शेषफल भाजक से बड़ा होता है तब तक हम अपनी भाग की क्रिया को दोहराते रहते हैं। यहाँ पर इस बात को, अब इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे मैं आपको जो है अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाऊँगा, जो कि इसी से संबंधित है। प्रमेयिका और एल्गोरिथम में कोई अंतर नहीं है, जो थोड़ा अंतर है उसकी चर्चा मैं आपसे अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़ना है और अपने भविष्य के प्रति चिंतित भी होना है और अपना समय नहीं खराब करना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।